ई कंटेंट योजनांतर्गत आज हम कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्रकरण आकाशदीप नामक कहानी के रचयिता लेखक जयशंकर प्रसाद है। उनका व्यक्तित्व कृतित्व या जीवन परिचय तथा आकाशदीप कहानी का कथा सार या इसकी कथा वस्तु, और यदि समय रहेगा तो आकाश दीपक नामक जो कहानी है उसके प्रमुख पद्यांशों की या मार्मिक अंशों की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो बीए प्रथम वर्ष की ऐच्छिक विषय हिंदी की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और इसका विवेचन विश्लेषण करें, इसकी समीक्षा करें। इसके उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट विषय वस्तु का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसको पढ़ रहे हैं, ये जो पाठ्य पुस्तक है नवरत्न कहानी संकलन या कहानी संग्रह, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये सम्मिलित है। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और इनकी द्वारा रचित लिखित कहानी है आकाशदीप, उसका कहानी का सार या कथा सार, और उसके उपरांत आकाशदीपक जो कहानी है उसके प्रमुख जो पद्यांश है, मार्मिक अंश है, उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हमारा चर्चा का विषय जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है, उसको देखते हैं। तो देखिए, हिंदी कहानी का संक्षिप्त में मैं आपको हल्का सा इसका उद्भव और विकास है उसकी चर्चा करता हूँ। हिंदी कहानी का जो उद्भव और विकास है उसको हम प्रेमचंद को आधार मानते हुए इसको पूर्व प्रेमचंदोत्तर या भारतेंदु युग, द्विज युग जिसको कहते हैं, उसके बाद में प्रेमचंद युग, और इसी के समकालीन जयशंकर प्रसाद भी कहानी का सर्जन कर रहे थे। उसके बाद में प्रेमचंदोत्तर युग आता है, या यूँ कहें कि 1936 में प्रेमचंद का देहावसान हो जाता है। उसके बाद में या स्वतंत्रता से पूर्व और उसके बाद में सुतांतोत्तर कहानी, जिसमें नई कहानी, सचेतन कहानी, कहानी, समकालीन कहानी, इस तरह की कई मतलब क्या है कहानी के आंदोलन प्रकाश में आए हैं। और कहानी के प्रमुख रूप से एक क्षण में एक ही बैठक में पढ़ी जाने वाली जो कथा होती है वो कहानी कहलाती है। कहानी के प्रमुख तत्व कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये प्रमुख छह तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे जो छह तत्व है वो हम छह तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा करते हैं, उसकी समालोचना करते हैं कि कौन से तत्व का प्रयोग नहीं हुआ है तो कितना अच्छा हुआ है, इसके आधार पर उसकी समीक्षा प्राय करते हैं। तो हम जयशंकर प्रसाद अच्छे कहानीकार है। इनकी कहानियों में ऐतिहासिकता या पौराणिक कथाओं को चित्रित किया गया है, चाहे वो ममता हो, चाहे आकाशदीप हो,
कोई सी कहानी हम देख सकते हैं। तो छायावाद के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदी कविता के क्षेत्र में भी प्रसाद का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक हिंदी जो काव्य है उसको हम कई सोपानों में बांटते हैं। इसके जैसे भारतेंदु हो गए, द्विवेदी हो गए, उसके बाद में छायावाद आता है। तो छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, इस तरह के आंदोलन चले थे। नई कविता इसके आधुनिक काव्य के, इसमें छायावाद के सुप्रसिद्ध और छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं और हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं ये। तो छायावाद के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 तदानुसार 30 जनवरी 1890 ईस्वी के दिन गुरुवार को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ था इनका जन्म। 30 जनवरी 1890 ईस्वी को। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे, दानी थे। और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर और सम्मान करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोर अवस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। चारों ओर से क्या है, समस्याओं से ग्रसित हो गए थे। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र भी साथ साथ चलता रहा। इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी क्या है, समस्याओं से ग्रसित हो गए थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई थी। क्वींस नामक कॉलेज था, उसमें हुई थी। किंतु बाद में घर पर ही इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का विधिवत अध्ययन किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। दीनबंधु ने इन्हें संस्कृत का अध्यापन कराया था। इनके गुरुओं में रस में सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रस में सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण, साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया, गहनता से अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे, उनकी रुचि थी इसमें, और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे थे। क्षय रोग से 15 नवंबर 1937 में सोमवार को प्रातः काल 48 वर्ष की उम्र में उनका देहांत काशी में हो गया था। तो ये इनका थोड़ा सा संक्षिप्त व्यक्तित्व है, जीवन परिचय है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। पहले हम इनके काव्य लेते हैं। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, आंसू, कामैनी। कामैनी इनका छायावाद का ये प्रमुख महाकाव्य है। आदि उल्लेखनीय काव्य रचनाएं हैं। कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। इन संकलों में इनके कहानी प्रकाशित हुए हैं। उपन्यास कंकाल, तितली। तितली के बाद इरावती अपूर्ण था। नाटक, कई अच्छे सुंदर अच्छे नाटक लिखे उन्होंने ऐतिहासिक, जिसमें सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी, प्रणय,
करुणालय, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, कामना, जन्मे, जेका, नागयज्ञ आदि इनके नाटक है, जिसमें ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री आदि प्रमुख नाटक है। तो अब हम अगले सोपान के रूप में, ये तो इनका व्यक्तित्व, कृतित्व या जीवन परिचय रहा, और आगे प्रस्तुत जो कहानी है आकाशदीप, उसका हम संक्षिप्त में सार जान लेते हैं। प्रस्तुत कहानी की नायिका चंपा माता के निधन के पश्चात अपने पिता के साथ रहती है। पिता मणिभद्र के यहाँ नौकरी करते थे। किसके? चंपा के पिता। डाकू बुद्धगुप्त ने जहाज पर आक्रमण कर दिया। चंपा के पिता ने 7 आक्रमणकारियों को मारकर जल समाधि ले ली थी। चंपा अनाथ हो गई, पिता का आश्रय उठ गया था। मणिभद्र ने एक दिन चंपा के समक्ष घृणित प्रस्ताव रखा, एक निंदनीय प्रस्ताव उन्होंने रख दिया। चंपा ने गालियाँ सुनाई उनको, उल्टी सीधी गालियाँ दी। तभी से उसे बंदी बना लिया गया। किसने? बुद्धगुप्त ने, डाकू ने उसको। डाकू राज ने उसे मुक्त कराया। वह चंपा से प्रेम करने लगा, किंतु चंपा उसे पितृघाती मानकर घृणा करती रही। किंतु बुद्धगुप्त ने उसके लिए एक द्वीप प्रदान किया, जिसका नाम भी चंपाद्वीप रख दिया था। बुद्धगुप्त ने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि वह उसके पिता का हत्यारा नहीं है। उसने सफाई दी। उसने चंपा से अपनी जन्मभूमि भारत के लिए चलने का प्रस्ताव भी रखा, किंतु चंपा ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। वो माननी थी, तथा द्वीप के निरीह दीनहीनों की सेवा का संकल्प व्यक्त किया कि मैं तो यहाँ ही खुश हूँ और यहाँ ही इसी द्वीप में रहूँगी। जैसे चंपा की माँ अपने पति के लिए आकाशदीप जलाती थी, वैसे ही चंपा ने भी आकाशदीप जलाना प्रारंभ कर दिया। बुद्धगुप्त नाराज होकर जन्मभूमि लौट गया। चंपा को द्वीप निवासी देवी मानने लगे। अंत में वे भी काल कलवित हो गई, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो ये इस कहानी का संक्षिप्त में सार है। अब हम इस कहानी के जो मार्मिक अंश है, प्रमुख गद्यांश है, उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहला जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर ये कहानी का जो पहला जो भाग है उससे ये गद्यांश दिया गया है। समुद्र में हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले लगा लिया। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग इसकी व्याख्या करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, फिर तीसरा सोपान इसका भावार्थ, और चौथा साहित्यिक, सामाजिक या कलात्मक सौंदर्य या विशेष या टिप्पणी को निहारेंगे, देखेंगे। तो व्याख्या के 4 सोपान है, पीछे बोर्ड पे भी मैंने लिख दिए हैं। व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग हम व्याख्या करते हैं, और 4 सोपान है संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। इसके आधार पर व्याख्या को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश का पहला सोपान, संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न
नावक कहानी संकलन या कथा संग्रह या कहानी संग्रह से या कहानी संग्रह में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित आकाशदीप नामक कहानी से अवतरित है। और जयशंकर प्रसाद जी हिंदी कहानी के अच्छे कहानीकार है, कथाकार है। इनकी कहानियों में हमें पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं को इन्होंने नवीन अंदाज में, नवीन भाषा शैली में, बहुत ही काव्यात्मक शैली में चित्रित किया है। और इनकी भाषा है वो बहुत ही संश्लिष्ट या यूँ कहें कि उच्च स्तर की भाषा में इन्होंने कहानियों का और काव्यों का सृजन किया है। तो ये इस गद्यांश का संदर्भ है। अब हम इसका प्रसंग है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने चंपा के पिता मणिभद्र बणिक के यहाँ प्रहरी थे, जो दस्युओं के आक्रमण में मारे गए थे। तब मणिभद्र द्वारा चंपा के सामने घृणित प्रस्ताव रखा गया था, जिसके कारण वह भी मणिभद्र से घृणा करने लगी थी। वह तथा दस्यु बुद्धगुप्त मणिभद्र के पोत पर बंदी थे। किसी प्रकार उन दोनों ने अपने आप को मुक्त करने का प्रयास किया। उस समय तूफान की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यही स्थिति यहाँ वर्णित हुई है। उस तूफान की जो वास्तविक स्थिति है उसका प्रस्तुत गद्यांश के अंदर लेखक ने चित्रण किया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। बुद्धगुप्त प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने बुद्धगुप्त ने चंपा द्वारा ये पूछे जाने पर कि क्या तुम पोत से संबद्ध रज्जु काट सकोगे, कहा था कि हाँ मैं रज्जु काट सकता हूँ। उस समय समुद्र की क्या स्थिति थी इसका भी वर्णन किया गया है। लेखक वर्णन करता है कि तब समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थी, जोर जोर से लहरें उठ रही थी। बुद्धगुप्त और चंपा जो कि बंदी थे आपस में टकराने लगे। यह स्थिति समुद्र में आंधी से उठने वाली ऊंची लहरों के कारण उत्पन्न हुई थी। पहले एक बंदी बुद्धगुप्त ने चंपा से प्राप्त शस्त्र द्वारा अपने बंधन काटे और फिर वह दूसरे बंदी चंपा के बंधन काटकर उसे भी मुक्त करने का प्रयास करने लगा था। लहरें उठने से पोत हिलता था। परिणाम स्वरूप वे दोनों बंदी आपस में टकरा जाते थे। उनका एक दूसरे से स्पर्श हो जाता था। यह स्पर्श पुलक प्रसन्नता प्रदान करता था। चंपा को अब एक तो मुक्त हो जाने की आशा होने लगी थी, दूसरे उसे स्नेहपूर्ण आलिंगन मिलने की भी संभावना नजर आ रही थी। कुछ ही क्षणों में चंपा भी मुक्त हो गई थी। उसने खुशी से पहले बंदी यानी बुद्धगुप्त को गले से लगा लिया था। अब हम प्रस्तुत गद्यांश की कलात्मक जो विशेषता है इसकी या इसका साहित्यिक सामाजिक विशेषण है उसे बारी बारी से निहारते हैं। तो नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बुद्धगुप्त और चंपा जो कि पोत पर बंदी थे उनके बंधन मुक्त हो जाने का बहुत ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है। नंबर 2, चंपा और बुद्धगुप्त का बंधन मुक्त होकर प्रसन्न होना स्वाभाविक था। उनकी उस प्रसन्नता का वर्णन उक्त गद्यांश में किया गया है। नंबर 3, एक ओर तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, दूसरी ओर पोत के उन दोनों बंदियों में बंधन मुक्त हो जाने का उत्साह था। इन दोनों स्थितियों के साम्य का भी वर्णन किया गया है। नंबर 4, चंपा के भीतर उठने वाले भावों का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। और उक्त गद्यांश की भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान है और इसका
इस पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम दूसरा जो पद्यांश है उसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। नंबर 2, सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था, वरुण बालकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की किरणाशेल मालाएं बना रही थी और वे मायावनी ललनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों की बंसी की झनकार उसके संगीत सी मुखरित होती थी। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। अब हम इस पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संकलन कहानी संग्रह, जिसमें संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लिखित कहानी आकाशदीप से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने चंपा और दस्यु डाकू बुद्धगुप्त मुक्त होकर एक द्वीप के पास पहुंच गए थे। दोनों बंधन से मुक्त हो गए थे। वे वणिक मणिभद्र के बंदी नहीं रह गए थे। वणिक था जो मणिभद्र नाम का वणिक था, उसके बंधन से वो मुक्त हो गए थे। जिस द्वीप पर बुद्धगुप्त और चंपा पहुँचे थे उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख लिया गया था। एक दिन चंपा मंजूषा में दीप रखकर, अपनी जो थाली है उसमें दीप रखकर उसे डोरी के सहारे ऊपर खींच रही थी। वह उसकी दृष्टि में आकाशदीप था। उस समय उसे सामने फैली जलराशि कैसी लग रही थी। जल का विशाल जो हिस्सा है वो कैसा लग रहा था, इसका वर्णन यहाँ किया गया है लेखक ने। तो अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ देखते हैं। चंपा आकाशदीप ऊपर चढ़ा रही थी, ऊपर की तरफ खींच रही थी डोरी से। उसे सामने समुद्र का सीमा रहित जल विस्तार दिख रहा था। अकूत मतलब जल राशि उसे दिखाई दे रही थी। वह रात में प्रकाश में चांदी का सा प्रतीत होता था। बहुत अच्छी सुंदर काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है यहाँ पर प्रसाद जी ने। वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे सजावट श्रृंगार की चांदी की विस्तृत कोई वस्तु हो। समुद्र में लहरें उठती थी और वे हीरे और नीलमणि की सी प्रतीत होती थी। लहरों का उठना गिरना और वे भी उनका दूर तक फैलाव ऐसा लगता था जैसे वरुण की बालिकाओं के खेलकूद के लिए उनकी किरणा के लिए समुद्र पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी कर रहा हो। लहरों के उठने गिरने से जो आवाज़ उत्पन्न होती थी वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो वह आवाज़ वरुण की मायावनी बालिकाओं की ही हो। मानो आवाज़ करके वे छिप जाती हो। दूर पर जो धीवर बंसी बजा रहे थे उनकी बंसी की झंकार लहरों की आवाज़ से मिलकर एक दूसरे ही रूप में सामने आती थी। दोनों आवाज़ें मिलकर संगीत का सा वातावरण बना देती थी। संगीत का सा जो आनंद आता है ऐसा वातावरण वो दिखाई दे रहा था। चंपा को लगा कि समुद्र के चंचल हिलते हुए जल में उसके उस दीपक का प्रतिबिंब हिल रहा है। जो दीपक कंदील में रखकर उसने ऊपर टांगा था, कंदील का जल में
पड़ता हुआ हिलता हुआ पृथ्वी में ऐसा प्रतीत होता था मानो वह पूर्णता प्राप्त करने के लिए चक्कर काट रहा है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश में या उक्त गद्यांश में लेखक ने समुद्र में पड़ते चंपा के कंदील के प्रतिबिंब का, रिफ्लेक्शन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, काव्यात्मक भाषा में वर्णन किया है। नंबर 2, प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने या प्रसाद जी की कल्पना का परिचय मिलता है। प्रसाद जी कल्पना के वर्णन विषय को नया ही सुंदर रूप दे देते हैं। नंबर 3, उक्त पद्यांश में चंपा के कंदील की परछाई की अपूर्णता और उसके स्वजीवन की अपूर्णता का पूर्वाभास कराती है। और नंबर 4, प्रस्तुत गद्यावतरण की या गद्यांश की भाषा अलंकारमयी ललित खड़ी बोली है। संस्कृत तत्सम शब्दों की अधिकता देखने को मिलती है और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब अगली नंबर 3 जो वाक्यांश है या गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसका व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सह प्रसंग इसकी समीक्षा करेंगे। मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा, सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे अधिकार में है महानाविक, परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पन्न लादकर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोक में, प्रभात में, तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे, वे नक्षत्रों की मधुर छाया। तो इस गद्यांश की हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या नवरत्न नामक जो कहानी संग्रह है, कहानी संकलन है, उसमें संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित लिखित कहानी आकाशदीप से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कवि लेखक जयशंकर प्रसाद ने चंपा अब समुद्र के किनारे आकाशदीप जला रही थी। तब बुद्धगुप्त ने आकर उससे कहा कि तुम्हें अपने हाथ से ये काम करने की क्या ज़रूरत है। चंपा ने कहा कि क्षीर निधि साई देवता की प्रसन्नता के लिए तो मुझे ही अपने हाथ से ये काम करना है, दासियों से ये काम कराना उचित नहीं। बुद्धगुप्त ने पूछा कि दीपक तुम किसे रास्ता दिखाने के लिए जलाना चाहती हो। चंपा ने बुद्धगुप्त को मिले ऐश्वर्य की बात कही। तो बुद्धगुप्त ने पूछा कि मुझे इतना ऐश्वर्य जो मिला है ये तो अच्छी बात है, प्रसन्नदायक ही है, उसमें बुरा क्या है। इस बात का इस गद्यांश में चित्रण हुआ है। अब हम इसका तीसरा जो सोपान है व्याख्या का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने तब चंपा बुद्धगुप्त से कहती है, क्या कहती है कि अब जो प्रसन्नता की स्थिति है उसमें रहना मुझे बंदी गृह में रहने जैसा लगता है। मैं यहाँ अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करती, तुम मुझे इस स्थिति से मुक्त कर दो। अब तुम बाली, जावा, सुमात्रा इन सब के व्यापार के स्वामी हो, परंतु मुझे इससे सुख नहीं मिलता। मुझे तो वे दिन सुखद लगते थे जब तुम इन बड़े क्षेत्रों के स्वामी नहीं होकर एक नाव के मालिक थे और उस नाव में चंपा के पास से माल लाद कर माल का व्यापार कर हम सुखी
रहा करते थे। हमारी ये वह नाव यहाँ भी प्रभात काल प्रातःकाल के प्रकाश में आप पहुँचा करती थी। प्रभात होते होते जब आकाश में कुछ तारे दिखाई देते थे, अब यहाँ आया करते थे। उस समय माँ जी सो जाते थे और सब और निर्जन सा सुनसान सा दिखाई देता था। कहीं आदमी दिखाई नहीं देते थे। सुबह के समय दीपक बुझ चुके होते थे और हम तुम यात्रा से थक कर लेट जाते थे, एक दूसरे के चेहरे की ओर देखते थे। नक्षत्रों के नीचे वे सुनसान निर्जन हमें अच्छा लगता था। अब हम उक्त गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या उक्त गद्यांश में लेखक ने चंपा अपने पहले जीवन को अब के जीवन की तुलना में अधिक सुखपूर्ण बता रही थी। इस वर्णन से प्रतीत होता है कि चंपा समृद्धि को सुख का आधार नहीं मानती है और है भी नहीं है। उस समय चंपा और बुद्धगुप्त को व्यक्तिगत बातें करने के लिए अधिक समय मिलता था। संपन्नता में समय का अभाव प्रतीत होने लगा था और इस पद्यांश में लेखक ने काव्यात्मक भाषा का, लाक्षणिक शैली का बहुत ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। आज इतना ही। शेष जो पद्यांश है कहानी के, उनकी हम सप्रसंग व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।